कैसे हो सारे? आप सभी का स्वागत है। ये सैम्पल पेपर 9 हम कर रहे हैं और ये सेक्शन डी 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे बेटा। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम लोगों ने लिया है इसमें, तो बिना देरी के साथ पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा। इनका एनालिसिस आप खुद ही करना कि किस लेवल का पेपर कई बार सेट होके आ जाता है। इसमें मेंटेलिटी को चेक किया जाएगा कि बच्चा कैसे, मतलब उसकी चॉइस ऑफ क्वेश्चंस क्या है। जैसे इसमें 2 क्वेश्चन है और मार्क्स उसके लगते हैं जो दोनों में से पहले किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप दोनों कर दो, तो आपकी एक चॉइस तो सही होनी चाहिए कि मैं किस क्वेश्चन को पहले हाथ लगाऊं। ठीक है, अब जो ये दोनों लिए गए हैं क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है। जो पहला क्वेश्चन है वो नेचर ऑफ रूट के ऊपर है, तो मैं अगर पहले करना होगा तो नेचर ऑफ रूट वाले को ही हाथ लगाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या है यहाँ पे तो चलो स्टेटमेंट हो जाएगा, वो इतना बड़ा इशू नहीं है कि ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगा, पर जो ये क्वेश्चन है ये इजी लग रहा है। ठीक है, तो पहले इसको हाथ लगाओ। जैसे ये k प्लस 1 एक्स का स्क्वेयर माइनस 6k+1 और x है +3 इंटू k प्लस 9, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इज इक्वल टू 0। अब k की 2 वैल्यू आनी थी, उसमें से उसने पहले ही बोल दिया कि k की वैल्यू -1 नहीं लेनी तुम लोगों ने। ठीक है, समझ गए। हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट से हमें एक बात तो याद आ रही है कि d इज इक्वल टू 0 होता है। d इक्वल टू 0 होता है तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ b² - 4ac अगर इज इक्वल टू 0, तो मैं पहली कंडीशन में डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि b के लिए माइनस का 4ac था, तो इधर आके क्या हो गया 4ac। तो पहली कंडीशन तो मैंने पहले ही लिख दी। होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। अब आप समझो कि ax² + bx + c है जो, ये हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका है। तो x² के साथ वाला ये है, तो x² के साथ यहाँ पे क्या है ये, तो a की वैल्यू क्या होगी k+1। अब बेटा b की वैल्यू, x के साथ वाला जो बच गया वो सारा b है, तो b की वैल्यू क्या होगी -6 इंटू k+1। ठीक है, तो जो c बच गया वो सारा बच गया, तो c का वैल्यू बेटा क्या होगा 3 इंटू k+9, 3 इंटू k+9। ठीक है, तो हम पहले इसी क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, और तो कोई नहीं करेंगे। तो ये मैं कैनवस इतना कर दिया है कि आपको दिखे बस। अब b का स्क्वायर करना है बेटा, हमें किसका स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर। b ये रहा -6 इंटू k+1 का पूरे का स्क्वायर करना है। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या है, ये है k+1, चलो कोई बात नहीं। c की वैल्यू क्या है 3 इंटू k+9। मैंने देखा चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं किया, अलग ही छोड़ दिया। अब मैं देखो अलग अलग का स्क्वायर करूँगा। ठीक है बेटा, ताकि एक अच्छी सी चीज़ बने और मुझे जल्दी से मेरा आंसर निकले। बात ये नहीं आंसर सॉल्व करना इतनी बड़ी कला नहीं है, आंसर को इजीली सॉल्व करना, कम टाइम में सॉल्व करना, ये कला है। ये अभी 10th में चल जाएगा, चाहे आप बड़े से करो चाहे छोटे से करो, पर अब से अगर आदत डालोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ईजी रहता है। ठीक है, -6 का स्क्वायर करोगे जब, तो ये क्या होगा 36 होगा, k+1 का स्क्वायर हो गया, k+1 का स्क्वायर मतलब k+1 को 2 बार लिख दो, यही हुआ ना इसका मतलब। अब 4 ये रहा, k+1, 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, k+9। ठीक है, ये सारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो कोई चीज़ें जो कर सकते हैं, जैसे k+1 से k+1 कैंसिल हो रहा है, 4 9 36 हो जाता है, फिर 3 3 36। मैंने देखो कितना ईजीली सॉल्व किया, मैंने कोई होल स्क्वायर नहीं खोला, कुछ नहीं खोला, तो 3 इंटू k+1 हो गया। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगाते तो आंसर 2 निकलते k की वैल्यू, क्योंकि होल स्क्वायर में इक्वेशन बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो k की वैल्यू 2। पर उसने मेरा काम और इजी कर दिया ये बोल के कि जो k की वैल्यू है -1 नहीं लेनी, मतलब एक वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी सॉल्व कर रहे होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए उसने पहले ही क्लियर कर दिया अपना फंडामेंटल। तो यहाँ पे क्या आ गया k+9 आ गया, यही है। फिर 3 इंटू k हो गया, फिर +3 इंटू 1, ये क्या हो गया 3 हो गया, k+9, तो 3k माइनस का k, 9 - 3 कितना हो गया 6 हो गया, 9 - 3 6, 3k माइनस k 2k, तो बेटा k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो k की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी तरह से सॉल्व करता, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा, पर मैं अभी करूँगा नहीं, जैसे ये था बीच में है ना 6 के साथ इधर, तो होल स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, तो k की वैल्यू 2 आती, एक -1 आती, सॉरी एक -1 आती यहाँ पे। ठीक है,
तो एक आती के की वैल्यू 3, पर उसने पहले ही बोल दिया कि के की वैल्यू -1 मत लेना, तो के की वैल्यू 3, हमारा भी तो आंसर 3 ही आया, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट क्यों करना चीज़ों को, जब वो कह ही रहा है कि इजी मैं दे रहा हूँ कि आप इजी करके दो मुझे, ठीक है। समझ गए मेरी बात। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये चीज़ों को, ठीक है। तो आप एक बार ये जो साफ साफ है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये रहा इसी का और वाला पार्ट, इसी का और वाला पार्ट एक बार आप रीड करोगे, ठीक है। तो ये एक बार रीड करो, क्या दिया है। द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस, एक मैन है और उसका सन है, ठीक है। मैन और मैन, लेट द एज ऑफ मैन, मैन एज ऑफ, यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, ये मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। और सन की एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन, वो क्या मान ली हम लोगों ने, वाई मान ली, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे पहली स्टेटमेंट। द एज ऑफ मैन, मैन की एज क्या मानी हुई है हम लोगों ने, एक्स, एक्स इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, स्क्वेयर स्केयर करना है जी, किसका स्केयर करना है, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, सन की एज क्या है, वाई, तो x इज इक्वल टू 2y का स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद 8 ईयर हैंस, हैंस मतलब बाद में, 8 साल बाद, ठीक है। 8 ईयर हैंस, 8 ईयर हैंस, क्लियर है। 8 ईयर हैंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, सॉरी यहाँ पे लिखना था, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। तो एज ऑफ मैन क्या आ जाएगी, एज ऑफ मैन वो क्या आ जाएगी आपके, एक्स में 8 जुड़ जाएगा, और एज ऑफ सन क्या आ जाएगी, वो भी क्या आ जाएगी, जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा, वाई में 8 जुड़ जाएगा, क्लियर। अब वो एक कंडीशन बोल रहा है जिसको हमें समझना है, कह रहा था एज ऑफ मैन विल बी, एज ऑफ मैन अब क्या है, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 विल बी ये रहा इक्वल टू 4 ईयर मोर, 4 साल ज़्यादा, 4 ईयर मोर, देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन क्या है, वाई प्लस 8, वाई प्लस 8, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस का 4, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 3y प्लस का 24 प्लस 4 ये 28 हो गया, यही हुआ, क्लियर है बेटा। तो अब इसको थोड़ा सा करते हैं ऐसे, और जगह बन गई हमारे पास, ठीक है। एक इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, ये बनी हुई है, ठीक है। और ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, x प्लस का था यहाँ पे माइनस का 3y हो गया, प्लस का 8 माइनस का 28 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3y, 8 माइनस 28 माइनस का 20 हो गया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की जगह क्या पुट कर सकते हो, 2y स्केयर, x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2y स्केयर, x की जगह पे 2y स्क्वेयर माइनस 3y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब बेटा ध्यान से देखोगे ये चीज़, अब इसके ऊपर अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाओगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, तो 20 इंटू 2 क्या होगा, 40 होगा। 40 का ऐसा फैक्टर जिससे 3 मिले, 8 5 ज़ा 40 भी होता है और मिलेगा भी, आपको मिलेगा ना। चलो तो देखते हैं हम लोग इसको, तो 2y स्क्वायर एज इट इज़ माइनस का 20 एज इट इज़। अब 8 और 5 से मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, माइनस का 8y प्लस का 5y, तो ये माइनस का 3 मिल जाएगा। इसमें से क्या कॉमन हो गया, 2 हो गया कॉमन और y हो गया कॉमन, तो y माइनस 2y स्क्वायर हो गया, 2 4 ज़ा 8, तो y माइनस 4, तो y माइनस 4 ही आप इधर ले लोगे कॉपी पेस्ट करके, तो y को किससे मल्टीप्लाई करके 5y आए, तो प्लस 5 के साथ, तो ये क्या हो गया बेटा, 2y प्लस का 5, ठीक है बेटा, और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आइदर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0
या y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 4 आ गई, एक बेटा क्या आ गई 4 आ गई, दूसरी 2y माइनस का 5। और मैं आगे क्या करूँ, मैं इसको तो रिजेक्ट ही करूँगा ना, क्योंकि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको तो रिजेक्ट ही कर देंगे क्योंकि एज तो कभी नेगेटिव नहीं ना हो सकती। ठीक है, तो अगर एज नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम एंड में ये लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जगह है हमारे पास, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो y की वैल्यू 4, तो सन की एज क्या आ गई, सन एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन, यहाँ पे लिखना था प्रेजेंट सन एज, वो क्या आ गई 4 इयर्स। और पापा के उसके प्रेजेंट मैन की एज क्या आ जाएगी, पहली की इक्वेशन बनी हुई है ना ये वाली, x इक्वल टू 2 y स्क्वायर पुट करो, x इज इक्वल टू 2, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 2 फिर क्या हो गया 32 हो गया, तो 32 ईयर्स। ठीक है, तो मैन की एज क्या आ गई 32 ईयर। इजी क्वेश्चन था, हो जाना था। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये रहा, एक बार आप रीड करो अच्छी तरह से। फ्रॉम ए पॉइंट, ये भी इजी क्वेश्चन है, इस पर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डाला था ये पिछले प्रीवियस ईयर पेपर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है, एक रिवर चल रही है, ठीक है, एक रिवर चल रही है, मान लो ये ऐसे ऐसे रिवर चल रही है। ठीक है, एक पहले समझते हैं है क्या केस। ऑन ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ब्रिज तो अब ऐसे ही चलेगा ना, इसी के ऊपर बना होगा एक ब्रिज, है ना। तो समझते हैं पहले केस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रिवर, ये किनारा हो गया, तो इसके इस किनारे पे इसके किनारे पे, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ब्रिज के ऊपर, ब्रिज तो ऊपर ऐसे निकलता है ना, तो यहाँ से ऐसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ बन रहा होगा, तो इसी को आप बड़ा करके बना देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, ये एक ब्रिज बना दिया हमने, उसके ऊपर एक पॉइंट है ब्रिज के ऊपर, ये रिवर का एक पॉइंट हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटी डायग्राम में दिखाया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये ऑपोजिट बैंक है रिवर के। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा कितना है 60 डिग्री, दूसरा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक, एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक, वो कितनी हाइट पे है 4 मीटर हाइट पे है, बैंक से 4 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, वो कितने ऊपर हाइट पे है 4 मीटर की हाइट पे। अब ये चीज़ों को इरेज कर देते हैं हम लोग, इधर से भी इरेज कर दें, एक बार डायग्राम बन गई तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये कितनी है 4 मीटर, ये क्या, ये हाइट है, ये हाइट 4 मीटर की है। अब ए पॉइंट ले लिया, बी और ये सी, हमें क्या निकालना, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अगर ये यहाँ से एक्स मान लूँ और यहाँ से वाई, ये तो सबसे इजी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है, तो जेड शेप बन के ये भी क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 है तो उस हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, तो हम इसको उठाते हैं ऊपर की तरफ और अपना सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए बी सी और ये पॉइंट हो जाएगा डी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स आपके पास कौन सी हैं, ये इरेज कर देते हैं। तो ट्रायंगल आपके पास बेटा दो हैं, एक ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, और दूसरी है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अगर नहीं पता लग रहा तो आपके लिए हाइलाइटर लगा देते हैं। एक तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, लो देखिए अब
ये ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? ये वाली। ठीक है, अब आपको दोनों ट्रायंगल्स दिख रही होंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी लिख दिया मैंने। ये कौन सी ट्रायंगल हुई भाई? ए डी सी आना था, ए सी डी, या तो बोल सकते थे ए सी डी, ए बी सी लिख दिया, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ। ये ट्रायंगल्स हैं। तो एक होगी पिंक कलर वाली, ए डी सी, ए डी सी, ये ट्रायंगल पिंक कलर वाली। एक है बी डी सी, बी डी सी। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स हो गई। तो अब इसके बाद अब हमें विड्थ ऑफ रिवर निकालनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक्स प्लस वाई मुझे निकालना है। ठीक है, पहले तो मैंने सोच लिया भी मुझे करना क्या है। अब अगर ये tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री है, tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब इसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू सामने वाला, परपेंडिकुलर कितना है? ये 4 है। ये पूरी लेंथ कितनी है? 4 लिखा हुआ है। 4 अपॉन बेस, इसका बेस कितना है? x। इससे इजी बेटा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना? 4। बेटा सीबीएसई पेपर ऐसा डालता है कि 40% ऐसा पेपर जो तुम्हें आता होगा, फिर उसके बाद हल्की सी डिफिकल्टी, 20% ही डिफिकल्टी लेवल होता है, 20 से 25% का वेरिएशन हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ये वाली, ये कितनी है? फिर परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस, बेस इस केस में कितना है? बीडीसी के केस में ये रहा वाई। कितना बेटा? वाई। तो tan 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√3, 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 4√3, 4√3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, तो 4/y। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4/√3। आया इतना समझ? अब हमें क्या निकालना है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो 4√3, x की वैल्यू क्या थी? 4√3, पुट कर दी मैंने x की वैल्यू, प्लस y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है? 4/√3, 4/√3। अब बेटा 4 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 4 कॉमन ले लिया मैंने, क्यों डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना। ठीक है, तो अंदर क्या गया? √3 प्लस 1/√3। इसका एलसीएम क्या हो गया? 4, √3 एलसीएम, √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 3 + 1। ठीक है, तो ये क्या गया? 4, क्या हो गया? 4 हो गया। तो 4 इंटू 4, 16/√3। और हमें कुछ भी करना है 10th क्लास में, रूट में नीचे आंसर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, तो हम क्या कर देंगे बेटा? रैशनलाइज करेंगे। जब √3 क्या जगह 3, ऊपर आ क्या आ गया? 16, और ये हो गया √3, तो ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, समझ गए? तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो है विड्थ ऑफ रिवर x प्लस वाई करके क्या आ गया? 16/3 मीटर है कि सेंटीमीटर, ये चेक कर लेते हैं मीटर में। तो ये आ गया विड्थ ऑफ द रिवर 16√3 मीटर, 16√3 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये 34 का ए पार्ट एक बार आप रीड करो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। थोड़ी सी अगर डायग्राम बड़ी करते हैं तो हमें और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इन ए गिवन फिगर FEC और GDB ये कॉन्ग्रुएंट है। FEC GDB, FEC ये रहा, FEC ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके पास FEC, ये हो गया FEC। अगर FEC में बात करो और ये दूसरा है आपके पास, ग्रीन कलर से कर देते हैं, तो GDB ये वाला, इसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो गिवन है। गिवन क्या है? FEC
कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है किसके, GDB के, GDB के, क्लियर। तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, बाय CPCT। अब एक और चीज गिवन है, टू प्रूफ तो ये करना है, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है, गिवन है। 3 4 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये 1 2 के इक्वल है, पहले ये चीज़ें होगी हमारे पास, ठीक है। अब पहले जो 3 4 के इक्वल है, 3 अगर 4 के इक्वल है, ठीक है, 3 4 के इक्वल है, ये कौन सी ट्रायंगल में दिख रहा है, ये 3 4 के इक्वल है, ये हमें इस ट्रायंगल में दिख रहा है। अगर मैं बाहर निकालूँ ट्रायंगल 3 और 4 की, ये पूरा ABC कौन सी है, ABC, ठीक है। अगर मैं ये इसको इरेज करूँ एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना अभी मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, इतना समझ आया। अगर ये पूरी ट्रायंगल की बात की जाए ऐसे, ये A B और ये C, ऐसे बात की जाए, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, यहाँ पे 3 एंगल है, 3 है, 3 है ना, और यहाँ पे 4 है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ये 3 है, ये 4 है, तो इसके ऑपोजिट वाली जो साइडें होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना। जैसे इस केस में दिखाऊं, अगर ये 3 है और ये 4 है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, ये 3 के ऑपोजिट AB, 3 के ऑपोजिट AC हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AB हो जाएगा, ठीक। अगर वैसे ही सिमिलर, अब इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, अब छोटे में दिखाते हैं आपको यही सेम चीज़। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये वाली ऐसे, ये वाली चीज़ ADE, ठीक है। तो इससे तो हम लोगों ने एक रिजल्ट बना लिया, एक और रिजल्ट बनाते हैं इससे, 1 और 2 से। अगर 1 2 के इक्वल है, ठीक है, तो अगर 1 2 के इक्वल है और ट्रायंगल हमारे पास ऐसे दिख रही है, क्या है हमारे पास ट्रायंगल ADE, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल, ये अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो इसके ऑपोजिट भी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं। तो AE इज इक्वल टू AE AD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब दोनों में रीजन क्या लिखा जाएगा, opposite angles to equal sides, opposite sides to equal angles are equal, ठीक है। सेम रीजन यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, पेस्ट कर दिया जाएगा, opposite angles to equal sides are equal, opposite sides to equal angles are इक्वल। तो हम लोगों ने इससे एक एक रिजल्ट बना के रख लिया, ठीक है। जो रिजल्ट है हमारे पास वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। एक हमने ये बना लिया, AE इज इक्वल टू AD, ठीक है। एक रिजल्ट सेम बनाया, एक कहाँ पे बनाया, ये AC इज इक्वल टू AB, ये 2 रिजल्ट हो गए, आए समझ। अब ये जो रिजल्ट बनाए हैं हम लोगों ने, अभी इन्हीं को हम लोगों को पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट हैं पहला और दूसरा, अगर आप इनको इकट्ठा करो, अब AD, ये छोटी साइड है AD, ये बड़ी साइड है इसकी, ये वाले की, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AD AB। अगर मैं इसको उठाऊं, पहले AC और AB वाला है ना, तो पहले इसको उठाते हैं, AD लिख लेता हूँ, ये सेकंड वाले को ऐसे भी रिवर्स भी कर सकते हैं, AD इज इक्वल टू AE या AE इज इक्वल टू AD, एक ही बात है। अब AB ओवर AC, AD के साथ AB लिखेंगे, AB ओवर AC, ये दोनों रिजल्ट को क्या कर देंगे, पहले और दूसरे को डिवाइड करो,
बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा? तो हम ये लिख सकते हैं कि ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी, ए ई ओवर ए सी, हाफ बाय फुल। और हमें जो ट्रायंगल को सिमिलर करना था वो यही थी, ए डी ई और ए बी सी। तो ये यही है ना, ए डी ई और इसी पे बड़ी, और दोनों में एक जो सिमिलर तो कर दिया मैंने ऑन डिवाइडिंग। फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक चीज हमने ये बना दिया, और दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे कि ये एंगल दोनों में क्या है, ये एंगल दोनों में कॉमन है। एंगल ये दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। ठीक है बेटा, एंगल ये दोनों में कॉमन है, तो जो ये ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गई किसके, ए बी सी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल, साइड के साथ ये क्या हो गई बेटा, सिमिलर हो गई। क्लियर, ये था आपका 34 नंबर क्वेश्चन। अभी इसका एक और पार्ट में आया था ये क्वेश्चन इसके साथ। ठीक है, तो ये अगर और पार्ट में आया है तो इसको भी हम ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, एक दो ट्रायंगल है ए बी सी, एक ए कुछ भी नहीं दिया हुआ, खुद सारा कुछ खुद करना हमने। बड़ी सी बनाते हैं थोड़ी सी, ए बी सी। ठीक है, इधर पी क्यू आर, इधर क्या बनाएंगे, पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, ए बी ये वाली साइड, ए सी ये वाली साइड, और मीडियन ए डी, ए डी इज अ मीडियन, ए डी इज अ मीडियन, ये वाली लाइन 1 2 3 इज प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू। ए बी किसके प्रोपोर्शन में है, पी क्यू, ताकि मैं एक निशान सा बना लूँ, ये इसके प्रोपोर्शन में चल रहे हैं। अब इसके बाद पी आर ए डी किसके साथ, अब टू साइड पी क्यू, ए सी पी आर के, ये वाली ए सी पी आर के, और मीडियन पी एम, मीडियन क्या है, पी एम, पी से लेके एम तक। ठीक है, ऑफ अनदर शो दैट, ये चलो कोई बात नहीं, करते हैं फिर सीधा ऊपर लेके जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब गिवन क्या है कि ये जो साइडें हैं ये एक प्रोपोर्शन में है। गिवन क्या है हमें बेटा कि ए बी ओवर पी क्यू, ए डी ओवर पी एम, इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर, ए सी ओवर पी आर। ये क्या है, गिवन है हमें। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, और ये क्या है, मीडियन। मीडियन जहाँ पे गिरता है वहाँ पे क्या बना देता है बेटा, मिड पॉइंट बना, जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे मिड पॉइंट बना देगा। ठीक है बेटा, ये पूरी एक स्टोरी होती है। ठीक है, मेरे को पता है कि ये टू प्रूफ करना है कि ये वाली ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर करना है पी क्यू आर के। ठीक है, इसके लिए मेरे पास दो पैरामीटर तो हैं। देखो मेरे पास क्या क्या चीज़ें पहले ही हैं, ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू, और ये ए सी ओवर पी आर तो है मेरे पास, ये चीज़ है। किसी तरह से अगर ये बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो काम बन जाएगा, तो मेरे पास एक चीज़ तो पहले से है, तो उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उस एक्स्ट्रा वर्क को आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे क्या था, ए बी सी डी, ए डी है, यहाँ पे पी के साथ एम है, सॉरी यहाँ पे एम है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन कैसे करूँगा, इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा, और इस लाइन को इतना आगे बढ़ाऊंगा कि ए डी किसकी इक्वल हो जाए, ए डी सी ई लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन करूँगा। क्या कंस्ट्रक्शन करूँगा बेटा मैं कि प्रोड्यूस ई डी टू पॉइंट एफ प्रोड्यूस ए डी टू पॉइंट ई सच दैट, इस तरह से कि ए डी इज इक्वल टू हो जाए डी ई के। ठीक है, और ये जब इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करूं, इस लाइन को इसके साथ एंड ज्वाइन ई सी सच दैट, ई सी को इस तरह से ज्वाइन करना है कि वो इस लेंथ के बराबर हो जाए, सच दैट ए डी इज ए बी इज इक्वल टू ई सी, ए बी इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, हमें ये चीज़ें याद रखनी है। हमें क्या चीज़ें याद रखनी, एक ये कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, एक ये कंस्ट्रक्शन, एक ये बेटा, दो चीज़ें हम लोगों को करनी है। क्लियर, ये जो कंस्ट्रक्शन है, तो सिमिलरली कंस्ट्रक्शन हो जाएगी इस केस में, सिमिलरली कंस्ट्रक्शन इधर होगी, इसमें भी ऐसी होगी। इस लाइन को बढ़ा दिया जाएगा, तो इस लाइन को ऐसे जो पी क्यू एम एस कर लेते हैं इधर। ठीक है, वो इस तरह से होगा कि जो पी एम है, पी एम, पी से लेके एम, वो एम एस के इक्वल हो जाए, एम एस के इक्वल हो जाए। दूसरी चीज़, पी क्यू किसके इक्वल हो जाए, आर एस के, पी क्यू किसके इक्वल हो जाए, आर एस के। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये। ठीक है, तो ये जो चार चीज़ें हैं ये हमें यूज़ करके अपने क्वेश्चन को निकालना, ये कंस्ट्रक्शन होगी सारी। ठीक है, समझ गए, तो ये चीज़ें हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने ये सारी कंस्ट्रक्शन कर दी तो मैं ये जो ट्रायंगल है, ध्यान से देखना है सभी को। अब मेरे पास गिवन क्या था, ए बी इज इक्वल ए बी ओवर पी क्यू, मैं गिवन को ही उठाऊंगा, ए बी ओवर पी क्यू, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। ठीक है, ए सी बाई पी आर। अब मैं ए बी की जगह, ये जो ए बी है, ए बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ई सी लिख सकता हूँ। अभी हमने बनाया ए बी की जगह पे ई सी, ए बी की जगह पे मैं ई सी लिख सकता हूँ। मैंने इसी तरह कंस्ट्रक्शन बनाई कि ये वाली साइड और ये वाली साइड एक प्रपोर्शन में चले। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल कर दिया मैंने, और ये वाली साइड को इसके इक्वल किया हुआ, यही किया हुआ है। क्लियर बेटा, तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सी, ए बी की जगह पे ई सी अपॉन पी क्यू की जगह पे, बेटा पी क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एस आर, पी क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एस आर। अब ए डी इधर मैं क्या करता हूँ, मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 टाइम्स ए डी कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देता हूँ, कोई डाउट नहीं होगा। मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, सेम बन जाएगा। अब जो ये ए सी है, ठीक है, ए सी बाई पी आर को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ए सी बाई पी आर को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा, अब ई सी एस आर, अब ए डी का डबल, ए डी का डबल, अब ये वाला हिस्सा ए डी डी ई के इक्वल है, हमने किया था कंस्ट्रक्शन में। ये अगर ये चीज़ इसके इक्वल है, ध्यान से देखना, अगर ये वाली चीज़, ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस लाइन का अगर डबल करूं तो ये पूरी लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ए डी लाइन का अगर डबल कर दें, ए डी लाइन का अगर डबल कर दें, वो पूरी लाइन बन जाएगा, कहाँ से, ए से लेके ई तक। अब बताओ, पी एम लाइन का अगर डबल करेंगे तो पी से लेके कहाँ तक हो जाएगा, एस तक, पी से लेके एस तक इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया होगा आपको समझ। अब ये सारी क्या बन गई ट्रायंगल, अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल बन गई आपके पास ये वाली। अगर मैं दिखाऊं इसके साथ, तो आपके पास ये ट्रायंगल हमने सिमिलर कर दी ये वाली। ठीक है,
तो इस ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर दिया। क्लियर? ये वाली ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। बेटा अगर ये वाली ट्रायंगल को अगर हमने सिमिलर कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? प्रूफ का ये स्टेप नंबर ये गिवन हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया, पहला स्टेप हो गया ये। अब यहाँ पे मैं अब क्या लिख सकता हूँ मैं कि ट्रायंगल ए सी सिमिलर कर दिया मैंने किसके? पी एस आर के बाय साइड रूल, बाय साइड रूल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या लिख दिया मैंने? CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, 1 को मैंने किसके इक्वल कर दिया? 2 के। वैसे ही जो इधर वाला पार्ट है, ये 3 पार्ट है, ये पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के। 3 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? सिमिलरली मैं यहाँ करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। सिमिलरली सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट यहाँ से है और सेकंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लिखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब बेटा अब हमारे पास क्या है? उठा लेंगे दोनों को फिर से। 1 2 के इक्वल है, ठीक है जी, और 3 4 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। अब इनको ऐड करो। अगर बेटा हम लोग ऐड करेंगे तो 1 में 3 ऐड हो जाएगा और 2 में 4 ऐड हो जाएगा, 2 में 4 ऐड हो जाएगा। बेटा 1 में अगर 3 ऐड करो, 1 में 3 ऐड करोगे ये पूरा हो जाएगा, 1 में 3 ऐड करोगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। और ये ट्रायंगल क्या, ये एंगल क्या है? BAC क्या होगा? ये BAC। इधर 2 में 4 ऐड करो, 2 है और ये 4 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। QPR, ठीक है। अब आपके पास कुछ गिवन भी था, जो मैंने कहा था भी एक अधूरा है बाकी तो काम पूरा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास AB बाय PQ इज इक्वल टू BAC बाय PR था ही, ये साइडें मेरे पास थी पहले से ही, AB बाय PQ, AC बाय PR, और बीच का एंगल भी मैंने क्या कर दिया? ये प्रूव कर दिया। BAC मैंने PQPR को प्रूव्ड कर दिया पहले ही, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये ट्रायंगल भी क्या होगी? ABC सिमिलर हो गई किसके? PQR के बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। क्लियर है? साइड एंगल साइड आया समझ? अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 35 नंबर। एक बार आप रीड करो, ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है, इजी है एकदम। अब आपके पास एक वुडन आर्टिकल है, वेज मेड बाय स्कूपिंग, एक हेमिस्फेयर ऊपर से उड़ा दिया, एक हेमिस्फेयर नीचे से उड़ा दिया। अगर ये चीज़ें निकाल दी गई तो हम पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो हम पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो पेंट कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है? पहली बात, सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट पे किया जा सकता है। किस पार्ट पे किया जा सकता है? कर्व्ड पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और कहाँ कहाँ पेंट किया जा सकता है? यहाँ पे भी पेंट किया जा सकता है, ये इस पार्ट पे, क्योंकि ये तो उड़ जाएगा ना। एक इधर भी पेंट किया जा सकता है, पर हेमिस्फेयर ऐसे कितने हैं? 2 हेमिस्फेयर हैं, 2 हेमिस्फेयर है ना, एक इधर है एक इधर है, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत इजी क्वेश्चन डाला है, कैलकुलेशन भी इसमें 0 ही है एक तरह से, मतलब फ्री की मार्क्स हैं। अब इसका रेडियस 2.1, रेडियस कितना हो गया? 2.1, रेडियस 2.1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट कितनी है? 5.8, हाइट ऑफ सिलेंडर 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस कितना? 2.1। क्लियर?
तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, 2πr/h प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr का स्क्वायर। तो 2πr/h प्लस 2 इंटू 2 4 πr का स्क्वायर। तो 2πr कॉमन, अंदर क्या रहेगा h प्लस 2πr कॉमन हो गया, अंदर क्या रहेगा h प्लस 2r। देख लो वही चीज़ बन रहा होगा 2πr/h 2πr/h। तो ये कि इसका ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हमें देखना है फॉर्मूले की पुटिंग कैसे किस तरह से करनी है, क्लियर। तो 2r की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, मैं तो भाई यहाँ पे 22/7 ही रखूँगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा रेडियस है वो 2.1 है, 2.1 को मैं 21/10 लिख सकता हूँ। हाइट कितनी है इसकी 5.8, कितनी है बेटा 5.8। 2 टाइम्स आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2.1, ठीक है। इस तरह 7 3 21, ठीक है। 22 इंटू 2 44 इंटू 3/10। अब ये कितना हो गया, ये करते हैं, ये हो गया 5.8 प्लस 21 19 42, 5 4 9 और 1 10, 44 इंटू 3 कितना, 40 का 3 गुना होता है 120, 120 थे 12, 132 हो गया बेटा, 3 चौके 12, हाँ यही हुआ। तो बाई 10 और इसका सम 5 और 4 9 हो गया, उसमें ये 100 पैसे और ऐड हो गए, तो ये हो गया 10। तो ये कटिंग हो गई इसके साथ, तो ये भी क्या आ गया 132। और ये क्या आंसर चल रहा है हमारा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर और हो गया स्क्वायर। तो हो गया आई थिंक क्वेश्चन 35 के 35 ख़त्म, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें और अपना घर पे पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंजॉय भी करें लाइफ को, बार बार नहीं मिलती ये लाइफ। और एक स्माइली के फेस के साथ आप लोगों से लेते हैं अलविदा। अपना ध्यान जरूर रखें। थैंक यू, जय हिंद।